नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर दिन यह दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान युद्ध को लगभग जीत लिया है और अब ईरान में नष्ट करने के लिए कुछ नहीं बचा। इसके बावजूद अमेरिका की इतनी बड़ी सेना हरमुज की खाड़ी के उस 3.5 किलोमीटर के इलाके को सुरक्षित नहीं कर पा रही, जहां से दुनिया भर के तेल के जहाज गुजरते हैं। आज युद्ध का 17वां दिन है, लेकिन अब भी हरमुज की खाड़ी पर न सिर्फ ईरान का पूरा कब्जा है, बल्कि उसने इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। ऐसा लगता है कि ट्रंप अब अकेले अपनी सेना के दम पर हरमुज की रक्षा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके लिए बुरी खबर यह है कि अभी तक अमेरिका का कोई भी सहयोगी देश उसे अतिरिक्त सैन्य सहायता देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। फेक न्यूज और दुष्प्रचार भी ईरान युद्ध का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। पिछले 24 घंटे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 2 वीडियोस जारी करने पड़े ताकि वो दुनिया को ये बता सकें कि वो जिंदा हैं। और वो इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर ट्रेंड कर रही थी कि ईरान के एक मिसाइल हमले में नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। आज हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे युद्ध के समय फर्जी खबरें, प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार एक मनोवैज्ञानिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और आखिर में हम आपको भारत के पहले इच्छा मृत्यु के उस केस के बारे में बताएंगे जिसमें 32 साल के हरीश राणा को उनके परिवार की अपील पर इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी गई है। हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से मृतप्राय अवस्था में है। आज हम इस सवाल को भी डिकोड करेंगे कि अगर जीवन पर हमारा अधिकार है तो क्या मृत्यु पर भी हमारा अधिकार होना चाहिए। जब जीवन असहनीय पीड़ा और मशीनों पर चलती सांसों में बदल जाए तो क्या सम्मानजनक मौत भी एक मानव अधिकार नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको आज की बड़ी खबर बताते हैं। आज सुबह एक ड्रोन हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट पर एक फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई और आग की ये लपटें बहुत दूर से दिखाई दे रही थी। इसके बाद कुछ समय के लिए इस एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ को रोक दिया गया और ये जो धुआं आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये दुबई एयरपोर्ट से निकल रहा है। इस आग को बुझाने में लगभग 2 घंटे का समय लगा और ईरान युद्ध में अब तक 3 बार दुबई एयरपोर्ट पर हमला हो चुका है। दुबई एयरपोर्ट के अलावा यूएई के फुजैरा पोर्ट पर भी आज सुबह एक हमले के बाद 3 अलग अलग स्थानों पर आग लग चुकी है। फुजैरा दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज में से एक है। यहां पूरी दुनिया की डिमांड का लगभग 1% ऑयल प्रोडक्शन होता है और इस हमले की वजह से यूएई का ऑयल प्रोडक्शन घटकर अब 50% से भी कम हो गया है। अब आप इस बात को समझिए कि बार बार यूएई पर हमले क्यों हो रहे हैं और बार बार दुबई पर ईरान इतने हमले क्यों कर रहा है। हालांकि इन हमलों में बहुत नुकसान नहीं हो रहा, जान माल का इतना नुकसान नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये एक डर पैदा करती हैं। ये तस्वीरें दुबई की उस छवि को नुकसान पहुंचाती हैं जिसमें दुबई दुनिया भर का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है। दुबई दुनिया भर के लोगों को ये कहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट दुबई में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, आपकी जान दुबई में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और यही दुबई का यूएसपी है। यूएई ने पूरी दुनिया में दुबई शहर को यही कहकर प्रमोट किया है
और इसीलिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये एक टैक्स फ्री जोन है। यहाँ पर आकर बिजनेस करते हैं, यहाँ पर आकर नौकरी करते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं, जब इस तरह की तस्वीरें दुनिया भर में फ्लैश की जाती हैं, तो इससे दुबई की वो छवि टूटती है। और ईरान बिल्कुल यही चाहता है। ईरान जानता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये छोटे छोटे जो ड्रोन के हमले हैं, ये बहुत नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन धुएं की ये जो तस्वीरें हैं, जब आग कहीं पर लगती है, ये तस्वीरें दुनिया के लोग देखते हैं, यूएई के लोग भी जब देखते हैं, तो उनके मन में एक डर का माहौल पैदा होता है। और ईरान दुनिया को ये बताता है कि देखिए मैं कितना बड़ा नुकसान कर सकता हूँ। यानी ये जो छोटे छोटे घाव हैं, ये ईरान अमेरिका को भी दे रहा है, और अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, इन्हें भी इस प्रकार के छोटे छोटे जख्म ईरान देने की कोशिश कर रहा है, ताकि इन सारे देशों की इकोनॉमी ख़राब हो, इनकी छवि जो है सुरक्षित देश होने की छवि, ये भी टूटे। अब देखिए ईरान में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमले एक ही तरफ से हो रहे हैं। ईरान का एक शहर है जिसका नाम है इस्फहान। इस शहर में अमेरिका और इजराइल के मिसाइल हमले में एक इंडस्ट्रियल एरिया को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। यहाँ कई बड़े धमाके हुए और पूरा शहर यहाँ पर भी काले धुएं से ढक चुका। और ईरान का ये दावा है कि इस हमले में 15 लोगों की मौत भी हुई है। इजराइल पिछले कुछ समय से लेबनान पर हवाई हमले कर रहा था, लेकिन आज से इजराइल की सेना ने लेबनान में ज़मीन पर भी युद्ध शुरू कर दिया है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर भी हमले कर सकता है। और 2 मार्च से इजराइल के हमलों में अब तक लेबनान के 773 लोग मारे जा चुके हैं। तो ये अभी तक आज के युद्ध का अपडेट था। किसने किस पर कितने हमले किए, वहाँ की तस्वीरें आपने देख ली। अब इस हमले का आज का विश्लेषण करते हैं। अमेरिका लगातार ये दावे कर रहा है कि उसने ईरान युद्ध को लगभग जीत लिया है और अब ईरान में नष्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ईरान के पास ना तो अब उसकी नौसेना बची है और ना ही उसकी एयरफोर्स बची है। ऐसा अमेरिका और वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दावा करते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से। लेकिन यही अमेरिका अब तक हॉर्मुज की खाड़ी को सुरक्षित नहीं कर पाया। आज भी हॉर्मुज की खाड़ी पर ना सिर्फ ईरान का पूरी तरह से कब्जा है, बल्कि ईरान ने इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कमी पैदा हो गई है। दुनिया भर के देशों में तेल की कमी हो गई। क्रूड ऑयल का दाम आज $106 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई होगी और पूरी दुनिया को अब इस युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैंने कई बार पहले भी आपसे कहा है कि युद्ध तो वहां पर हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन इस युद्ध का जो बिल है वो हम तक आ रहा है। अब हमारी जेब से भी जो पैसा जा रहा है वो इस युद्ध की क्षति का पैसा हम दे रहे हैं। अमेरिका के जीत के इस दावे में सबसे बड़ा लूप होल यह है कि वो अब हॉर्मुज की खाड़ी को ईरान से सुरक्षित करने के लिए दूसरे देशों से मदद मांग रहा है। और इन देशों में ईरान का सबसे करीबी दोस्त चीन भी है।
इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अमेरिका एक प्रकार से मान चुका है कि वो अकेले अपने दम पर इस क्षेत्र को सुरक्षित नहीं कर सकता। अब उसे दूसरों की मदद की आवश्यकता होगी। इसलिए अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली और ग्रीस जैसे अपने सहयोगी देशों से कहा है कि वो हॉर्मूज की खाड़ी को ईरान से सुरक्षित करने के लिए अपने अपने वॉरशिप्स भेजें और अमेरिका की सैन्य सहायता करें। इतने सारे देशों से आप देखिए, ये सारे देशों से अमेरिका ने अब मदद मांगी है हॉर्मूज की खाड़ी को सुरक्षित करने के लिए। अमेरिका क्या कहता है कि इस खाड़ी से जो भी तेल ले जाने वाले जहाज गुजरेंगे वो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई करेंगे। फायदा सबका है, और अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो सारे देशों में तेल की कमी हो जाएगी, सारे देशों में महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए अब पूरी दुनिया को मिलकर हॉर्मूज की खाड़ी को सुरक्षित करना चाहिए और एक प्रकार से ईरान के खिलाफ ये जंग छेड़ देनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि वो अमेरिका जो ये दावा करता है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना है, जो एक सबसे बड़ी सुपर पावर है, जिसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी है और जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, उसकी ये विशाल सेना इतने हथियारों के बावजूद, इतने संसाधनों के बावजूद अभी तक ईरान को अपने काबू में नहीं कर पाई। और आज हॉर्मूज के लिए अमेरिका को दूसरे देशों की मदद मांगने पर मजबूर होना पड़ा। We are talking to other countries about working with us for the policing of the strait. And I think we're getting good response. If we do, that's great, and if we don't, that's great too. And China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us. And we'll help. We'll work militarily with. As far as I'm concerned, we've essentially defeated. देखिए, इस युद्ध की एक और खास बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग हर रोज अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं, लगभग हर रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर रोज उनका कोई ना कोई बयान, सुबह उठते ही जैसे ही अमेरिका में सुबह होती है उनका कोई ना कोई बयान टीवी पर आ जाता है। यानी वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो पूरी दुनिया में अपनी बात कह रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री भी लगभग हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि इस युद्ध में कैसे अमेरिका जीत रहा है। बड़े बड़े दावे करते हैं, चाहे वो ट्रंप हों, चाहे अमेरिका के रक्षा मंत्री हों या अमेरिका के दूसरे सरकार के जो अधिकारी हैं वो हों। वो पूरी दुनिया को यही बताते हैं और फिर दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स और बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज इसे प्रसारित करती हैं, ये कहते हुए कि अमेरिका इस युद्ध को जीत रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी लगभग हर रोज़ कोई ना कोई बयान देते हैं, कोई ना कोई वीडियो जारी करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि कैसे वो इस युद्ध को जीत रहे हैं। उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी है। लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक ना तो उनके सुप्रीम लीडर का कोई ऐसा बयान आया है जिसमें लोग वीडियो पर उन्हें देख सकें, उनकी आवाज़ सुन सकें, उनका चेहरा देख सकें, ना ही ईरान की ओर से उनका कोई भी ऐसा सरकार का प्रतिनिधि अभी तक सामने आता है जो इस युद्ध के बारे में ईरान का पक्ष दुनिया तक पहुंचा सके। तो अगर आप देखें तो जो सप्लाई है जानकारी की, हर रोज टीवी पर आकर अपनी बात कहने की, वो जो सप्लाई है वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से बहुत ज़्यादा है और ईरान की तरफ से बहुत कम। थोड़े दिन पहले ईरान को शायद इस बात का एहसास हुआ होगा और इसीलिए ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो फिर एक दिन सड़कों पर निकले, लोगों से मिलने लगे, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने लगे और फिर उनका ये जो वीडियो है वो ईरान ने पूरी दुनिया में सर्कुलेट किया ताकि लोगों को ये पता चले कि ईरान में भी सब कुछ ठीक ठाक है। अब देखिए, वापस आते हैं उसी मुद्दे पर कि अमेरिका कैसे दूसरे देशों की मदद मांग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि वो समझ चुका है कि अकेले इस युद्ध को लड़ना अब उसके बस की बात नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक अमेरिका के इन तमाम सहयोगी देशों में से कोई भी अमेरिका की सैन्य मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली और ग्रीस ने तो किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता देने से साफ इनकार कर दिया है और ब्रिटेन सहित बाकी देशों ने भी अभी तक अमेरिका को कोई सीधा जवाब नहीं दिया है कि वो मदद करेंगे या नहीं।
जर्मनी के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अभी तक नेटो ने हॉर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का कोई फैसला नहीं किया है। Was erwartet die Welt, was erwartet Donald Trump von einer, sagen wir mal, einer Handvoll oder 2 Handvoll europäischen Fregatten dort in der Straße von Hormuz zu leisten, was die machtvolle amerikanische Navy dort alleine nicht hinbekommen kann? Diese Frage stellt sich mir, und bevor wir eine Entscheidung treffen außerhalb des NATO-Gebiets, übrigens wäre dazu sowohl ein internationales Dach notwendig als auch ein Bundestagsmandat. Das würde ich mir sehr gut überlegen, bevor wir diesen Schritt gehen. Und ich sehe ganz klar dafür keinerlei Veranlassung, das zu tun. Es ist nicht unser Krieg. Wir haben ihn nicht begonnen. Wir wollen diplomatische Lösungen und ein schnelles Ende. तो जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि उन्होंने ये युद्ध पूरी दुनिया की रक्षा के लिए शुरू किया है। इसके लिए वो पूरी दुनिया का हित देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ना तो नेटो के देश उनकी मदद के लिए आ रहे हैं और ना ही उनके दूसरे सहयोगी देश इस समय उनकी कोई मदद कर रहे हैं। इससे पहले स्पेन भी ये ऐलान कर चुका है कि वो अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा ईरान के खिलाफ। और इनमें से सिर्फ फ्रांस ही अकेला एक ऐसा सहयोगी देश है अमेरिका का जिसने पश्चिम एशिया में अपने एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 10 युद्धपोत भेजे हैं और इस युद्धपोत पर 20 रफाल फाइटर जेट्स तैनात हैं। लेकिन ये युद्धपोत इस युद्ध में अमेरिका की किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। फ्रांस ये कोशिश कर रहा है कि युद्ध के बावजूद हॉर्मुज का रास्ता खुला रहे, यानी फ्रांस एक तरह से अमेरिका की सहायता कर भी रहा है और थोड़ी एक दूरी भी बनाकर रख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना, अमेरिका की सेना, अपने दम पर हॉर्मुज को सुरक्षित क्यों नहीं कर पा रही। हॉर्मुज की खाड़ी में दुनिया भर के जहाज़ों के लिए शिपिंग लेन्स यानी समुद्री रास्ता बहुत ही सकरा है, बहुत ही छोटा है और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो लगभग 3.7 किलोमीटर है मात्र। नक्शे पर आप देखिए, ये हॉर्मुज की जो खाड़ी है और जहां आप देख पा रहे हैं एक मोड़ आता है इसमें, जहां पर ये खाड़ी बहुत ही सकरी हो जाती है और वहां पर इसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ लगभग 3.5 किलोमीटर की है। इसे चोक पॉइंट कहते हैं। समुद्री जहाज़ों को इस रास्ते में मुड़ना पड़ता है और इसी स्थान पर ईरान के बहुत सारे द्वीप और एक पहाड़ी इलाका भी है। बड़ा सा पहाड़ी इलाका है और बहुत सारे द्वीप हैं जो ईरान के कब्जे वाले हैं और इन्हीं जगहों पर ईरान की सेना छिप जाती है और छिपकर इन जहाज़ों पर हमला कर सकती है। इसलिए इसे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री चोक पॉइंट्स में से एक माना जाता है। चोक पॉइंट क्या होता है? चोक पॉइंट का मतलब है एक ऐसा सकरा और रणनीतिक रास्ता जहां से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता है और अगर उसे बंद कर दिया जाए तो पूरा ट्रैफिक चोक हो जाएगा। और ये बिल्कुल ऐसी ही जगह है। मैं नक्शे पर आपको फिर से दिखाता हूं। ये कहने को तो इलाका, इसकी जो चौड़ाई है नक्शे पर अगर आप देख पाएंगे तो सिर्फ 3.7 किलोमीटर की है, लेकिन इसके आसपास जो छोटे छोटे द्वीप हैं और जो पहाड़ी इलाका है उस सब पर ईरान की सेना है और पहाड़ी इलाका होने की वजह से ईरान की सेना को एक एडवांटेज मिलता है कि वो वहाँ बैठे बैठे एक ऊंचाई से इन जहाज़ों पर ना सिर्फ निगरानी कर सकती है बल्कि इन पर सीधे हमला भी कर सकती है। अब विडंबना देखिए कि अमेरिका की इतनी बड़ी सेना इस छोटे से सकरे रास्ते की रक्षा नहीं कर पा रही। हॉर्मुज के रास्ते की चौड़ाई अगर वैसे आप देखें तो लगभग 33 किलोमीटर है, लेकिन जहाज के जाने का रास्ता जो जब वो मुड़ता है यहां पर तो सिर्फ 3.7 किलोमीटर के आसपास है। और ईरान की नौसेना कहने को तो अभी बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन वहां का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसके पास कई विकल्प हैं। उनके पास छोटी और तेज रफ्तार वाली बोट्स हैं, उनके पास मिनी सबमरीन्स हैं यानी मिनी पनडुब्बी हैं, ड्रोन्स हैं और यहां तक कि समुद्री माइंस यानी बारूदी सुरंग भी उन्होंने यहां पर बिछाई हुई हैं समुद्र के नीचे, पानी के नीचे। और ये बारूदी सुरंग ऐसी हैं जिनसे बड़े बड़े वॉरशिप्स भी हिल सकते हैं, उन पर भी हमला किया जा सकता है। एक ब्रिटिश संस्था के मुताबिक ईरान हर महीने लगभग 10,000 ड्रोन्स का निर्माण कर सकता है। मतलब उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 10,000 ड्रोन हर महीने के उत्पादन की है। यानी अगर ये युद्ध लंबा चला तो भी
ड्रोन्स की लगातार सप्लाई ईरान की सेना के लिए बनी रह सकती है। ऐसा दावा किया गया है कि ईरान के पास लगभग 6000 समुद्री माइंस हैं और एक समुद्री माइन की कीमत लगभग 1,35,000 रुपए के आसपास है। सोचिए, सिर्फ 1,35,000 रुपए की एक माइन। लेकिन यह माइन हमला ऐसा करती है कि सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के जो वॉरशिप्स हैं, हजारों करोड़ के, उन्हें भी बहुत गंभीर नुकसान इनसे हो सकता है, या बड़े बड़े शिप्स को, बड़े बड़े वॉरशिप्स को ये जो समुद्री माइंस हैं ये डुबो सकती हैं। अमेरिका की नौसेना में 465 वॉरशिप्स और सबमरीन्स हैं, जबकि ईरान की नौसेना में सिर्फ 109 हैं। और अमेरिका यह दावा करता है कि उसने ईरान की नौसेना के ज्यादातर वॉरशिप्स को पानी में डुबो दिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन इतने वॉरशिप्स होने के बाद भी अमेरिका के लिए हॉर्मुज में ऑयल और एलपीजी टैंकर्स की रक्षा करना इतना मुश्किल हो रहा है। दुनिया भर के जो बड़े बड़े रक्षा के एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक हर दिन सिर्फ 3 से 4 ऑयल टैंकर्स और एलपीजी टैंकर्स को ही सुरक्षित रास्ता और हवाई सुरक्षा देने में 7 से 8 वॉरशिप्स लग जाते हैं। कुछ समय के लिए तो ये किया जा सकता है कि इन जहाज़ों के लिए आप हर रोज़ 7-8 वॉरशिप्स लगा दें इनकी रक्षा करने के लिए, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने के लिए बड़ी संख्या में वॉरशिप्स की आवश्यकता होगी। और इस युद्ध से पहले हॉर्मुज की खाड़ी से हर दिन औसतन 140 शिप्स गुजरते थे। इस पर आप नजर डालिए, पहले हर दिन 140 जहाज यहां से गुजरते थे, लेकिन 1 मार्च से लेकर 13 मार्च तक सिर्फ 17 शिप्स ही यहां से गुजर पाए हैं। 77, माफ कीजिएगा, सिर्फ 77 शिप्स यहां से गुजर पाए हैं 1 से 13 मार्च के बीच। यानी अगर औसत निकालें तो एक दिन में सिर्फ 5 से 6 शिप्स ही यहां से गुजर पा रहे हैं। यानी इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों के ट्रैफिक में लगभग 96% की कमी आ गई है। और यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी है, नाकामयाबी है। कहां पहले 140 शिप्स रोज गुजरते थे और अब 1 से 13 मार्च के बीच सिर्फ 77 शिप्स गुजरे हैं। अब एक दिन में मुश्किल से 5 से 6 शिप्स गुजरते हैं, और ये भी वो शिप्स हैं जिन्हें ईरान की सेना वहां से गुजरने के लिए इजाजत देती है, जिनमें हमारे देश के भी कुछ शिप्स अभी हाल ही में यहां से गुजरकर वापस आए हैं। तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ी नाकामी है, क्योंकि इससे दुनिया भर में तेल का क्राइसिस हो रहा है, एलपीजी का क्राइसिस हो रहा है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी और दुनिया भर के जो लोग हैं वो इस युद्ध से कुछ समय के बाद परेशान हो जाएंगे। ईरान युद्ध के बीच अब एक और नया युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध है फर्जी खबरों का युद्ध, जिसमें फेक न्यूज़ के जरिए नेताओं की मौत की फर्जी खबरें फैलाकर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी लड़ा जा रहा है हर तरफ से। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की एक फर्जी खबर भी इसी मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक हिस्सा है। इस फेक न्यूज़ को पूरी दुनिया में इतनी तेजी से सोशल मीडिया पर फैलाया गया कि 76 वर्ष के बेंजामिन नेतन्याहू को खुद एक वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को यह बताना पड़ा कि भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं जिंदा हूं। उन्होंने ये वीडियो बनाया जिसमें वो कॉफ़ी पी रहे हैं एक कॉफ़ी शॉप में, और लोगों को बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल जिंदा हूं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। लगभग पिछले 24 घंटों में उन्होंने अपने 2 वीडियोस सोशल मीडिया पर डाले हैं और दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि वो जिंदा भी हैं और पूरी तरह से सक्रिय भी हैं, घायल नहीं हुए हैं, बिल्कुल ठीक हैं। अब सोचिए, जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार अपने मिलिट्री कमांडर्स के साथ अहम बैठकें कर रहे होंगे, ईरान पर हमले की रणनीति बना रहे होंगे, क्योंकि ये उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है जब उनका देश युद्ध में है। इस समय उन्हें युद्ध के बारे में सोचना चाहिए, और वो कर क्या रहे हैं? इस युद्ध के दौरान ही उन्हें अपने वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं और दुनिया को अपने जिंदा होने के सबूत 24 घंटे में ही एक नहीं बल्कि 2 बार उन्हें ये सबूत देने पड़े कि मैं जिंदा हूं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। जो दूसरा वीडियो उन्होंने जारी किया है, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, इसमें वो एक बॉर्डर इलाके में गए हैं इजराइल के, वहाँ पर आम लोगों से वो मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और ये वीडियो उन्होंने शूट किया है ये बताने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक हैं, वो सुरक्षित हैं। 24 घंटे में
एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री को अपने 2 वीडियो शूट करके डालने पड़े जो देश इस समय युद्ध लड़ रहा है ईरान के साथ, इतना बड़ा। और इसमें बेंजामिन नेतन्याहू की कोई गलती नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें चल रही हैं कि वो ईरान के एक मिसाइल हमले में मारे जा चुके हैं। इससे आप युद्ध के दौरान फेक न्यूज़ की ताकत को समझ सकते हैं। 13 मार्च को नेतन्याहू ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके कुछ देर बाद इसी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा, जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं, 5 की बजाय। ईरान का समर्थन करने वाले बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ने दावा किया कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है और इसीलिए अब उनकी सरकार नेतन्याहू का एक AI डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है, ये बताने के लिए कि वो जिंदा हैं और वो बिल्कुल ठीक हैं। नेतन्याहू का जब ये वीडियो आया तो इसे लेकर लोगों ने कहा कि ये तो फेक है और इसमें उनके 5 नहीं हाथ में बल्कि 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं और ये AI द्वारा बनाया गया वीडियो है। और ये दावा किया गया कि उनकी मौत हो चुकी है, बल्कि ये भी कहा गया कि नेतन्याहू, उनकी पत्नी और इजराइल के रक्षा मंत्री तीनों ईरान के एक एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। इसके बाद नेतन्याहू की मौत पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। भारत में भी बड़ी संख्या में ईरान के समर्थक नेतन्याहू की मौत पर टिप्पणियां करने लगे। सोशल मीडिया के कई वेरीफाइड अकाउंट्स भी इस फर्जी खबर पर अपनी अपनी मनोहर कहानियां सुनाने लगे। इन्होंने नेतन्याहू की मौत की फर्जी खबर को ईरान की एक बड़ी जीत के तौर पर बताना शुरू कर दिया। किसी ने भी इतनी बड़ी खबर का फैक्ट चेक करना जरूरी नहीं समझा और सभी ने नेतन्याहू की मौत को लगभग सच मान लिया। किसी ने भी इस पर इजराइल के आधिकारिक बयान का इंतजार तक नहीं किया और जो लोग करना भी चाहते हों उन्हें यह कहकर बहका दिया गया कि इजराइल इस खबर को छुपा रहा है। वो दुनिया को ये नहीं बताना चाहता कि नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए उनके AI जनरेटेड वीडियोस डाल रहा है। अब आपको उस स्क्रीनशॉट की सच्चाई बताते हैं जिसके जरिए इस पूरे झूठ को फैलाया गया। कई अंतर्राष्ट्रीय फैक्ट चेक वेबसाइट्स ने इस स्क्रीनशॉट की जांच करके बताया कि जो लाइट है पीछे, उसकी छाया की वजह से ऐसा भ्रम पैदा होता है, एक शैडो जो पड़ रही है उसकी वजह से ये भ्रम होता है और ऐसा लगता है कि नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। अब नेतन्याहू ने कॉफ़ी पीते हुए सबसे पहले अपना एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने कैमरे के सामने अपने दोनों हाथों की उंगलियां दिखाई और कहा कि आप सब देख लीजिए, आप सब उनके हाथों की उंगलियों को ठीक से गिन सकते हैं। ये देखिए। שלום ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אתה חושב של המסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים ש... इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें वो उत्तरी इजराइल में आम लोगों से और सैनिकों से मिल रहे हैं और यही वो इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह के हमले लगातार हो रहे हैं। आज नेतन्याहू के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रोन्स हैं, सबसे शक्तिशाली मिसाइल्स हैं बड़ी बड़ी, उनके पास ताकतवर एयरफोर्स है, टेक्नोलॉजी है, उनके पास सेना है और बड़े बड़े हथियार हैं जिन्हें वो कहते हैं कि दुनिया के सबसे घातक हथियार उनके पास हैं। लेकिन इस युद्ध के समय में भी वो अपना कीमती समय अपने वीडियो बनाने में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें अब दुनिया को युद्ध में जीत के बारे में बताने की बजाय ये बताना पड़ रहा है कि वो जिंदा हैं। שיר ושיר. איזה יופי פה. תודה רבה. תודה, איזה תודה לכם. אלופים, תודה רבה. תודה לכם. טוב, קצת לספוג שמש. תודה לכם. भारत में ईरान के समर्थकों ने, यहाँ तक कि कई वेरीफाइड अकाउंट्स ने भी जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की फर्जी खबर को वायरल किया, इसके बाद अब भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा कि नेतन्याहू बिल्कुल ठीक हैं, सुरक्षित हैं और उनका कॉफ़ी पीते हुए वीडियो बिल्कुल असली है और नेतन्याहू की मौत पर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं।
So first of all, yes, Prime Minister Netanyahu is alive. I saw him personally when I was in Israel more than once. Yes, this video of the cafe is not AI fabricated. So, there's a lot of disinformation. I think it derives from the fact that the Iranian side and those who are accomplices to them are trying to cover for the weakness. नकली स्क्रीनशॉट्स, फेक वीडियोस, फर्जी पोस्ट सोशल मीडिया पर अब दुष्प्रचार का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुके हैं। और हैरानी इस बात की है कि भारत में भी बड़ी संख्या में लोग इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बन गए हैं और भारत में बैठकर ये लोग ईरान युद्ध पर फर्जी खबरें और अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि उनके इस तरह के दुष्प्रचार से पूरी दुनिया में भारत की छवि भी खराब होती है। दुनिया भर की सेनाएं अपने पास एक से एक खतरनाक हथियारों का दावा करती हैं, बड़ी बड़ी मिसाइल्स होने का दावा करती हैं, उनके पास बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं। लेकिन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है दुष्प्रचार, फेक न्यूज़ या फिर कह लीजिए प्रोपेगेंडा। संगठित रूप से किया गया दुष्प्रचार आज दुनिया को किसी भी बात पर यकीन दिला सकता है, चाहे वो सही हो या गलत। ये दुष्प्रचार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मृत घोषित कर सकता है, ईरान को इस युद्ध का हीरो बना सकता है, वो ये भी साबित कर सकता है कि इस युद्ध में अमेरिका बुरी तरह से हार चुका है। ये दुष्प्रचार आपको यकीन दिला सकता है कि भारत में एलपीजी की बहुत बड़ी कमी हो गई है। ये आपको ये भी यकीन दिला सकता है कि भारत में लोकतंत्र अब लगातार खत्म हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस प्रकार का दुष्प्रचार तस्वीरों के जरिए सोशल मीडिया पर किया जाता है, वीडियोस के जरिए किया जाता है, तो ये अफवाहें आग की तरह फैलती हैं और लोग इन पर तुरंत यकीन भी कर लेते हैं। और जब तक हम इस दुष्प्रचार के खिलाफ सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तब तक झूठ की ये बड़ी बड़ी मिसाइल्स दुनिया को ऐसे ही बर्बाद करती रहेंगी। इसलिए आज आपसे हम ये कहते हैं कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो इस बात को मानकर चलिए कि वो वीडियो AI जनरेटेड वीडियो भी हो सकता है। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है AI की कि आपके सामने एक ऐसा वीडियो आएगा जो आपको बिल्कुल सच्चा लगेगा, बिल्कुल रियल लगेगा और आपको लगेगा कि जो आप देख रहे हैं ये वाकई में हुआ है। लेकिन असल में अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, AI के ऐसे टूल्स आ गए हैं जो आपको कुछ भी दिखा सकते हैं और वो बिल्कुल आपको असली लगेंगे। इसलिए आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके सामने भी कोई ऐसा वीडियो आए तो आंख बंद करके उस पर कभी यकीन ना करें। अगर कोई ऐसी जानकारी आपके सामने आती है तो अपना कॉमन सेंस का जो लेंस है उसे ज़रूर लगाएं। ज़रूर ये सोचें कि इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, इसके पीछे कोई प्रचार तंत्र भी हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि जब तक कोई विश्वसनीय सूत्र आपको ये ना बता दे, उस खबर की पुष्टि ना कर दे, तब तक आपको उसे नहीं मानना चाहिए, चाहे वो खबर सोशल मीडिया पर कितनी भी ट्रेंड क्यों ना कर रही हो। अब देखिए, UAE की सरकार ने भी सोशल मीडिया पर इस युद्ध को लेकर भ्रामक खबरें और AI जनरेटेड वीडियोस डालने के आरोप में अपने यहाँ 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि इन लोगों ने UAE में ईरान के हमलों को लेकर भ्रमित करने वाले वीडियोस और अफवाहें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिनसे UAE की छवि को नुकसान पहुंचता है। UAE में सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ दुष्प्रचार करने को लेकर बहुत ही सख्त कानून है। UAE की सरकार का कहना है कि ऐसे फर्जी पोस्ट्स राष्ट्रीय सुरक्षा और वहां की शांति के लिए खतरा हैं। ऐसे फर्जी वीडियोस और अफवाहों से लोगों में घबराहट फैल सकती है और यही वजह है कि इस समय UAE की सरकार सोशल मीडिया पर बहुत ही कड़ी निगरानी रख रही है। UAE के कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर झूठी या भ्रामक खबरें फैलाता है जिससे लोगों में डर या अशांति फैलती है, तो उसे कम से कम 1 साल की जेल और लगभग 25 लाख रुपए का जुर्माना तो हो ही सकता है। संकट या आपदा के समय ऐसा करने पर कम से कम 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आप लोग क्या करें। देखिए, इसके पीछे एक बड़ा कारण तो यह है कि सोशल मीडिया का आजकल का जो एल्गोरिथम है वो इस समय युद्ध के वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। आप देखेंगे सोशल मीडिया इस समय युद्ध के अलग अलग वीडियोस से भरा हुआ है और पूरी दुनिया के लोग इस प्रकार के वीडियोस को देख रहे हैं। और सोशल मीडिया का ये जो एल्गोरिथम है वो ये जानता है कि दुनिया इस समय युद्ध के वीडियोस देखना चाहती है, इसलिए वो प्रमोट भी इसी को करते हैं। इसके 2 कारण हैं, पहला प्रोपेगेंडा और दूसरा पैसा और नए नए फॉलोअर्स। इस वजह से ये वीडियोस और ये फेक जानकारियां पोस्ट होती हैं।
युद्ध के वीडियोस पर ज़्यादा एंगेजमेंट मिलती है, इसलिए बहुत सारे लोग जानबूझकर ऐसे वीडियोस शेयर करते हैं ताकि उनके वीडियोस को ज़्यादा एंगेजमेंट मिले, उनके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उन्हें ज़्यादा व्यूज़ मिलें। इस बहाने लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स उन्हें मिल जाएं। और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो इसके लिए आपको पैसा देते हैं। अगर आपके वीडियोस को ज़्यादा लोगों ने देखा, ज़्यादा लोगों ने शेयर किया, उन्हें ज़्यादा एंगेजमेंट मिल रही है, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको पैसा देते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस तरह के वीडियोस डालकर वो घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, नए नए फॉलोअर्स ले सकते हैं, अपने वीडियोस की एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल को मजबूत कर सकते हैं। बहुतों को तो ये लालच होता है। अब बड़ी चुनौती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस समय कई ऐसे एआई टूल्स आ चुके हैं जो कुछ ही मिनटों में ऐसे वीडियोस बना देते हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये सारे जो टूल्स हैं, ये सारे जो वीडियोस हैं, ये बिल्कुल असली है। और इसीलिए जैसा मैंने आपको कहा, आंख बंद करके कभी भी किसी खबर या सोशल मीडिया पर जारी होने वाले किसी वीडियो को या पोस्ट को आप उन पर यकीन ना करें। उन पर आप यकीन आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इस बात की गुंजाइश रखिए कि कोई भी वीडियो या तस्वीर एआई जनरेटेड हो सकता है, इसलिए खबर की मंशा को भी समझने की कोशिश कीजिए। और तीसरी बात, जब तक किसी विश्वसनीय सोर्स से खबर ना मिले तब तक उस पर यकीन मत कीजिए। इसलिए जैसा मैंने आपको कहा, दो प्रकार के लोग हैं जो अपनी सोशल मीडिया एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, इसके ज़रिए पैसे कमाना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो किसी न किसी के लिए काम कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप किसी एक देश के पक्ष में, किसी एक सेना के पक्ष में अपनी राय बनाएं, और इसलिए वो आपके सामने ऐसा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अमेरिकी सेना ने 13 मार्च की रात ईरान के खार्ग आइलैंड पर लगभग 90 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया है, जिसमें मिसाइल स्टोरेज साइट्स और ईरान की नौसेना के डिपो भी शामिल हैं। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस ऑपरेशन में खार्ग आइलैंड के सभी मिलिट्री टारगेट्स पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। लेकिन अमेरिकी सेना ने जानबूझकर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया। आप इन तस्वीरों में देख पाए होंगे जिसमें खार्ग आइलैंड के हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरों की तुलना की गई है कि हमले से पहले क्या था और हमले के बाद ये आइलैंड अब कैसा लगता है। ये दोनों तुलनाएं की गई हैं पहले और बाद में। अब आप मानचित्र पर देखिए कि ये खार्ग आइलैंड कहां पर है। ये पर्शियन गल्फ में मौजूद एक 8 किलोमीटर लंबा द्वीप है जो ईरान से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। दरअसल खार्ग आइलैंड को ईरान की अर्थव्यवस्था की एनर्जी लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि इसी आइलैंड से ईरान का लगभग 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है, जिससे ईरान को हर साल 7 लाख करोड़ रुपए की कमाई होती है। और इसीलिए इसे क्राउन ज्वेल ऑफ ईरान कहा जाता है। हिंदी में मतलब है ईरान की सबसे कीमती और महत्वपूर्ण वस्तु जो उसके मुकुट पर लगी हुई है। यह आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास है, हॉर्मूज की खाड़ी के पास, और इसी समुद्री रास्ते से दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। खार्ग आइलैंड पर 50 से ज़्यादा बड़े स्टोरेज टैंक्स हैं, जिनमें लगभग 3 करोड़ 40 लाख बैरल क्रूड ऑयल स्टोर किया जा सकता है। और यहाँ से हर दिन औसतन लगभग 15 लाख बैरल तेल दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस आइलैंड के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट नहीं किया है। ये बड़ी खास बात है।
और इसकी दो वजहें हो सकती हैं। पहला, ऐसे हमले से तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ सकती हैं क्योंकि इतना सारा तेल बर्बाद हो जाएगा और तेल की कमी हो जाएगी। दूसरा, अमेरिका ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सुरक्षित रखना चाहता है ताकि भविष्य में बातचीत के दौरान ईरान पर दबाव बनाया जा सके। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो वो पश्चिमी एशिया में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के ऊर्जा के ठिकानों पर वैसे ही हमला करेगा। अमेरिका के कुछ सैन्य अधिकारियों का दावा है कि अमेरिका खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने पर इस समय विचार कर रहा है और यहां पर अमेरिका अपने सैनिकों को जमीन पर भी उतार सकता है। इस युद्ध में अमेरिका ने अब तक ईरान के किसी भी इलाके पर ना तो कब्जा किया है, ना अपने सैनिकों को जमीन पर उतारा है। और अगर अमेरिका इस आइलैंड पर कब्जा कर ले तो कच्चे तेल से ईरान की कमाई लगभग बंद हो सकती है। खर्ग आइलैंड ईरान का एक बहुत महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना भी है और यहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की नौसेना तैनात है और ईरान के मिसाइल्स, ड्रोन, रेडार सिस्टम्स और तेज हमला करने वाली बोट्स भी यहीं पर हैं। लेकिन अमेरिका का दावा है कि ये सब कुछ अमेरिका पहले ही नष्ट कर चुका है। अब देखिए, इस युद्ध की वजह से अमेरिका में भी चिंता बढ़ने लगी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका की बड़ी तेल और गैस कंपनियां जैसे एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों के सीईओज और बड़े बड़े अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को चेतावनी दी है कि ईरान के साथ युद्ध के कारण अमेरिका सहित दुनिया भर में ऊर्जा संकट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में एक बैठक हुई जिसमें इन कंपनियों ने ट्रंप की सरकार को ये चेतावनी दी कि ये मत समझिए कि इस युद्ध से अमेरिका पर असर नहीं पड़ेगा, अमेरिका पर भी असर बहुत बुरा पड़ने वाला है। एक बहुत बड़ी कंपनी है गोल्डमैन सैक्स, उसकी इस युद्ध को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक मार्च और अप्रैल 2026 में कच्चे तेल की औसत कीमत $98 प्रति बैरल के आसपास रह सकती है। ये पिछले साल के औसत से 40% ज़्यादा है। अगर हॉर्मुज की खाड़ी से तेल सप्लाई पर 2 महीने तक असर रहता है तो कच्चे तेल की कीमत $145 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती है। ईरान तो कहता है कि ये $200 तक चली जाएगी। इस रिपोर्ट में अगले 12 महीनों में अमेरिका में एक आर्थिक मंदी की संभावना 20% से बढ़ाकर अब 25% कर दी गई है। मतलब 25% संभावना इस बात की है कि अमेरिका में आर्थिक मंदी आएगी। यानी इस युद्ध का असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है और न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के कोई भी देश हो, सबकी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। खास तौर पर अमेरिका पर भी पड़ेगा और जो खाड़ी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर तो बहुत ही पड़ने वाला है। आज हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अब आपको अपना एनर्जी सेविंग मोड ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया अब यही कर रही है। कुछ दूसरे देशों की बातें आपको दिखाते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जो सरकारी टीवी चैनल है उसके मॉर्निंग शो के दौरान इस शो के एंकर्स ने अपने कार्यक्रम में अपनी अपनी जैकेट्स को उतार दिया जब ये लोग लाइव थे। ये कोई मजाक नहीं था बल्कि सरकार की ऊर्जा बचत मुहिम का एक हिस्सा था। अपने लाइव टीवी शो के दौरान न्यूज़ एंकर्स ने कहा कि इस समय तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ऐसे में सरकार ने दफ्तरों में सूट और टाई ना पहनने की लोगों को छूट दी है ताकि एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत कम पड़े। और न्यूज़ एंकर्स ने कहा कि अगर सरकार ऊर्जा बचाने की अपील कर रही है तो उन्हें भी एक उदाहरण देश के लोगों के सामने पेश करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम ही अपने जो सूट के जो कोट्स हैं, जैकेट्स हैं, हम सबसे पहले उतारते हैं ताकि हम बाकी के लोगों को भी ये प्रोत्साहन दे सकें कि आप भी अब सूट पहनकर ऑफिस मत जाइए ताकि आपको गर्मी ना लगे और आप बिना एयर कंडीशनर के भी काम कर सकें।สรุปจะถอดหรือไม่ถอดหรือ งั้น จะยัง ถ ไง อดเลย ถ ให้ อด ความ เลยดี ร่ ก วม ว่า มือนะ จะได้เป็นแบบอย่างสำหรับเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยนะคุณผู้ชมคือเรื่องของการใส่เสื้อผ้าให้น้อยชิ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการช่วยเรื่องของอารมณ์ด้วยเรื่องของอากาศด้วยแล้วบางคนถ้าเกิดว่าบางคนถ้าติดเปิดแอร์ที่ต้องแบบเย็นๆใช่ไหมอันนี้ก็คือไม่ต้องละสามารถปรับอุณหภูมิตามที่รัฐบาลบอกก็คือประมาณ 26-27 องศาเซลเซียสหลายคนบอกว่า अब युद्ध के बाद बात करते हैं जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई की
और वो सच्चाई है मौत यानी मृत्यु। कभी कभी जीवन का सबसे कठिन सवाल ये नहीं होता कि कैसे जिया जाए, बल्कि ये होता है कि कब और कैसे इस दुनिया से विदा ली जाए। भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु के एक मामले के बाद पूरे देश के सामने आज यही सवाल है। ये भारत में पहला केस है इच्छा मृत्यु का। 32 साल के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। ये है 32 साल का वो लड़का हरीश राणा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरीश के इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया दिल्ली के एम्स अस्पताल में अब शुरू हो चुकी है। हमारा समाज हमेशा से जीवन को सबसे मूल्यवान मानता रहा है। हम कहते हैं कि जीवन भगवान का दिया हुआ है, ये एक वरदान है। लेकिन क्या मौत भी एक वरदान हो सकती है? जब यही जीवन असहनीय दर्द, अंतहीन पीड़ा और मशीनों पर निर्भर सांसों में तब्दील हो जाए, तो क्या तब भी उसे हर कीमत पर खींचते रहना ही जीवन का सम्मान है? या फिर कभी कभी सम्मानजनक विदाई भी जीवन के सम्मान का ही एक रूप हो सकती है? यह भी आपका एक मानव अधिकार हो सकता है। इच्छा मृत्यु का सवाल केवल कानून का सवाल नहीं है, यह दर्द और दया के बीच का सवाल है, यह जीवन और गरिमा के बीच का सवाल है। और ऐसा ही कुछ हरीश राणा के साथ हुआ, जो पिछले लगभग 13 वर्षों से असहनीय दर्द में था। हरीश राणा वर्ष 2013 में पंजाब विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और 20 अगस्त 2013 को ये लड़का चंडीगढ़ में अपने पीजी की चौथी मंजिल से नीचे गिर गया। चौथी मंजिल से गिरने के बाद उसके सिर में गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से उसकी सोचने, समझने और बोलने की क्षमताएं पूरी तरह से खत्म हो गई। वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता था, अपना कोई काम नहीं कर सकता। यानी ना उसे होश है, ना वो बात कर सकता है, ना कोई प्रतिक्रिया दे सकता है। सिर्फ मशीनों के आधार पर और अपने शरीर में लगी ट्यूब्स के सहारे उसकी सांसें चल रही हैं। इस स्थिति को अंग्रेजी में परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, जिसमें जो व्यक्ति का शरीर है वो लगभग मृत्यु समान हो जाता है। पिछले 13 वर्षों में देश के कई अस्पतालों में हरीश का इलाज करवाया गया, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टरों का मानना था कि उसकी हालत में अब कभी कोई सुधार नहीं हो सकता और वो लगभग मृत्यु जैसी स्थिति में है। अपने बेटे के दर्द को देखते हुए हरीश के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की अपील की और कहा कि अब हमारे बेटे को इस दुनिया से जाने की इजाजत दी जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। अब एम्स दिल्ली में हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वहां के डॉक्टर्स मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक जीवन रक्षक सहायता धीरे धीरे अब उसके शरीर से कम कर रहे हैं। एम्स भेजने से पहले हरीश राणा के परिवार ने अपनी ओर से उसे आखिरी विदाई दी, जो बहुत ही इमोशनल है। हरीश राणा को आखिरी विदाई देने के लिए आध्यात्मिक संस्था ब्रह्म कुमारी की एक प्रतिनिधि उनके घर पर आई और उन्होंने हरीश के लिए प्रार्थना की। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हरीश की जो आखिरी यात्रा है उससे ठीक पहले, वो अपनी आखिरी यात्रा जब शुरू करे उससे ठीक पहले की तस्वीर है, आप देखिए। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ, ठीक है? भगवान परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। वो तो क्या बताऊँ मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा तो कुछ नहीं बोल सकते हम। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की लंबे जीवन की कामना करते हैं, हमेशा कहते हैं जीते रहो, लंबी आयु हो। लेकिन सोचिए, वही माता पिता आज ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को अब इस दुनिया से जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, अब उसे छुटकारा मिलना चाहिए। कितनी दर्दनाक खबर है ये। हरीश राणा इच्छा मृत्यु पाने वाले हमारे देश के पहले व्यक्ति बने हैं। हरीश राणा के माता पिता
इच्छा मृत्यु को लेकर पिछले 3 साल से लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने इस मामले में पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना था और इस अधिकार को लागू करने के लिए गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। हमारे देश में इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया बहुत जटिल मानी जाती है। जैसे डॉक्टरों का पहले एक बोर्ड मरीज की बारीकी से जांच करता है, वो देखता है कि उसकी बीमारी कितनी गंभीर है, क्या मरीज कभी ठीक हो भी सकता है या नहीं। ऐसे मामलों में अदालत में भी बहुत लंबी सुनवाई चलती है। इच्छा मृत्यु को आप 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक है सक्रिय इच्छा मृत्यु और इसमें दवा या इंजेक्शन को देकर मरीज को मृत्यु दी जाती है, और दूसरी है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इसमें जीवन बचाने वाले उपकरण, लाइफ सेविंग जो उपकरण होते हैं, उसे हटा लिया जाता है और धीरे धीरे मरीज की मृत्यु होती है। ये सब कुछ डॉक्टर्स की निगरानी में किया जाता है और हरीश राणा के साथ भी अब ऐसा ही किया जाएगा, जिसमें धीरे धीरे डॉक्टर्स उसे जिंदा रखने की कोशिशें कम करते जाएंगे। धीरे धीरे जो लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके शरीर पर जो लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे उन्हें एक एक करके हटाया जाएगा। धीरे धीरे उसके खाने पीने को कम करते चले जाएंगे और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब हरीश को मृत्यु नसीब हो जाएगी। दुनिया के लगभग 10 देश जैसे बेल्जियम, कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उनमें इस प्रकार की इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। हालांकि इन देशों में इच्छा मृत्यु के लिए कठोर शर्तें हैं। दुनिया में ऐसे भी देश हैं जो लगभग 82 देश, जहां पर फ्रांस, इटली, साउथ अफ्रीका, वहां पर पैसिव ओथेनेशिया को मंजूरी दी गई है। ओथेनेशिया को अब ऐसे देशों में भारत भी शामिल हो गया है जहां किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिल सकती है। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों में इच्छा मृत्यु पर पाबंदी या बेहद सख्ती है, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है और बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, बीमार हैं या कमज़ोर लोग हैं जिन पर इच्छा मृत्यु का दबाव डाला जा सकता है। इसलिए इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। सभी धर्मों में जीवन को पवित्र माना गया है और कहा गया है कि जीवन समाप्त करना मनुष्य का अधिकार नहीं होना चाहिए। साथ ही डॉक्टरों की जिम्मेदारी जीवन बचाने की है और कई बार डॉक्टरों के फैसले भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि जीवन में चमत्कार भी होते हैं। तो फिर क्या उस चमत्कार का इंतजार किया जाए? इच्छा मृत्यु के समर्थन में सबसे बड़ा तर्क यही दिया जाता है, यदि मेरा जीवन मेरा अपना है तो मेरी मृत्यु पर भी मेरा ही अधिकार होना चाहिए। और इस विचार के पीछे कुछ मुख्य तर्क हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति असाध्य बीमारी में असहनीय पीड़ा झेल रहा है और उसके ठीक होने की कोई संभावना ही ना हो, तो क्या उसे दर्द में जीने के लिए मजबूर करना सही है? ऐसी स्थिति में पीड़ा से मुक्ति को मानवीय करुणा माना जाता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह दूसरे लोगों पर आश्रित है, निर्भर है, तो जीवन की गरिमा ही समाप्त हो जाती है। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीने का नाम ही असली जीवन है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आपने अपना मूल्य तय नहीं किया तो दुनिया आपको निःशुल्क सेवा मान लेगी। वो आपके समय, पीड़ा और प्रयास किसी की भी कदर नहीं करेगी। नमस्कार।